गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज के न्यूज़ नोट्स में हम दो महत्वपूर्ण खबर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक तो हम दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित खबर है। इसको लेकर के वर्तमान समय के जो पर्यावरण एवं जो वन मंत्री भूपेंद्र यादव है, उनका कुछ दिशा निर्देश आया है, इन चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ जो है हम जो सबसे महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है, जिसकी हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बीते दिनों वेनेजुएला के ऊपर में सैन्य कार्रवाई के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है ग्रीनलैंड को लेकर के कि ट्रंप ने कहा कि अगले 20 दिन में जो ग्रीनलैंड है वो अमेरिका का हिस्सा होगा। इस पे अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही, खास करके डेनमार्क और जो यूरोपीय यूनियन है और जो ग्रीनलैंड है उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, और देश के अलग अलग देशों का क्या मानना है इन चीज़ों को लेकर के। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो ग्रीनलैंड है इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान समय तक की जानकारी को हम देखेंगे इसमें, कि किस प्रकार से ग्रीनलैंड जो है वर्तमान समय में रणनीतिक दृष्टिकोण से एवं संसाधन के दृष्टिकोण से विश्व की देशों के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। तो हम ग्रीनलैंड की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको देखेंगे, विवाद के जो मुख्य कारण है ग्रीनलैंड को लेकर के क्यों विवाद है देशों के मध्य, इन चीज़ों को देखेंगे। और अमेरिका क्यों चाहता है कि ग्रीनलैंड जो है उसके अधीन हो, इन चीज़ों के को हम जो है देखेंगे। साथ ही साथ जो है मुनरो सिद्धांत, जिसकी अभी चर्चा हो रही है जब से वेनेजुएला के ऊपर में सैन्य कार्रवाई किया गया है, और ग्रीनलैंड को लेकर के जो राष्ट्रपति ट्रंप की जो चेतावनी दी गई है, तो मुनरो सिद्धांत जो है वर्तमान समय में चर्चा का मुद्दा बन गया है। इन चीज़ों के बारे में भी हम इन वीडियो में देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं ग्रीनलैंड को लेकर के क्या राष्ट्रपति ट्रंप का बयान था और इस पे अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में जब वेनेजुएला की सैन्य कार्रवाई के बाद में बयान दिया, न्यूज़ मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अन्य एशिया एवं अफ्रीकी देशों को भी चेताया था, जिसमें कि कोलंबिया हो गया, ईरान के बारे में भी उन्होंने कहा था, भारत को लेकर के भी बोला। परंतु यहाँ पे हम ग्रीनलैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ग्रीनलैंड के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप जो है कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, और 2019 में इन्होंने प्रस्ताव भी रखा था ग्रीनलैंड को खरीदने की डेनमार्क के समक्ष, जिसे डेनमार्क ने अस्वीकार कर दिया था। तो ट्रंप ने वर्तमान समय में फिर से कहा था कि जो ग्रीनलैंड है वो 20 दिनों के अंदर ही जो है अमेरिका का हिस्सा बनेगा। इसकी आलोचना जो है की गई। जो आलोचना को अगर हम देखें तो खास करके जो आलोचना में अगर हम देखें तो डेनमार्क का जो स्टेटमेंट, जो वहाँ के पीएम का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ होगा कि नाटो जैसे गठबंधन का जो है अंत होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नाटो जो है अमेरिका के द्वारा शीत युद्ध के दौरान बनाया गया एक सैन्य संगठन था, जिसमें यूरोपीय देश भी शामिल है और डेनमार्क भी इसका हिस्सा है। अगर अमेरिका किसी नाटो देश पर हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा और इसे नाटो का अंत जो है माना जाएगा, और अंत नाटो का इस प्रकार से होगा। तो ये डेनमार्क की जो पीएम है फेडरिक्सन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और ग्रीनलैंड के जो पीएम है जिनका नाम निल्सन है, इन्होंने कहा, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ग्रीनलैंड की तुलना जो है वेनेजुएला से नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ ग्रीनलैंड के पीएम ने अपने देश के लोगों को एकजुट रहने की जो है सलाह दी। इसके बाद में अगर हम देखें यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा इस पे, यूरोप के देश भी इस पे बटे हुए नजर आ रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर के। यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देशों ने ट्रंप के जो बयान है उसकी निंदा की है। तो इसमें अगर हम देखें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत कई देश ने जो है ग्रीनलैंड की संप्रभुता का जो है समर्थन किया है, और ट्रंप के जो बयान है उस चीज़ का जो है आलोचना किया है। साथ ही साथ एक और भी बयान है ट्रंप के साथ साथ जो व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ हैं, इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका के पास जो है होना चाहिए, और ये अमेरिका के रणनीतिक सुरक्षा के लिए जो है ज़रूरी है। ये रणनीतिक सुरक्षा जो वो कहते हैं, इसका हवाला देते हैं, क्या ये सच में रणनीतिक सुरक्षा ही है या फिर राष्ट्रपति ट्रंप का या अमेरिका का कुछ और ही सोच है ग्रीनलैंड को लेकर के। तो दोस्तों, ये तो वर्तमान समय के हालिया घटने हैं, लेकिन आइए हम जाते हैं थोड़ा इतिहास में कि किस प्रकार से ग्रीनलैंड जो है
विवादास्पद मुद्दा जो है बना और क्यों ये बना हुआ है। तो सर्वप्रथम हम कुछ ग्रीनलैंड की जो हिस्ट्री है इन चीज़ों को देखते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका में स्थित है। जैसा कि आप सब नक्शा में देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक रूप से जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और लेकिन राजनीतिक रूप से जो है ये डेनमार्क के अधीन है। वर्तमान समय में डेनमार्क के अधीन जो है ये राजनीतिक रूप से है और यहाँ पे भी सरकारें हैं, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो पूर्ण स्वतंत्र सरकार नहीं है, क्योंकि डेनमार्क जो है अभी भी विदेश नीति, आर्थिक नीति जो है ग्रीनलैंड का चलाता है। तो इस प्रकार से जो है डेनमार्क का जो है वहाँ पे अधीन माना जाता है। इसका लगभग जो है 80% भाग जो है बर्फ से ढका हुआ होता है, क्योंकि ये अंटार्कटिका के पास में है और ये जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड माना जाता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम ग्रीनलैंड के राजधानी की बात करें तो नूक जो है ग्रीनलैंड की राजधानी है और यहाँ पे लगभग जो है 56,000 जो है जनसंख्या यहाँ की है और जो यहाँ के मूल निवासी है इन्हें जो है इन्यूट कहा जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी है। ग्रीनलैंड का राजनीतिक, आर्थिक और पर्यावरण महत्व ही इसे जो है वैश्विक विवाद का केंद्र बनाता है। यहाँ के स्थानीय समुदाय जो है ग्रीनलैंड के पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और साथ ही साथ जो मुख्य समस्या यहाँ का यह है कि आर्थिक, भौगोलिक रूप से जो है ये डेनमार्क का जो है हिस्सा है, डेनमार्क के अधीन है ग्रीनलैंड। 1979 में ग्रीनलैंड को जो है होम रूल मिला था और 2009 में यहाँ पे जो है सेल्फ रूल एक्ट जो है लागू हुआ और इससे यहाँ के स्थानीय सरकार को जो है कुछ अधिकार मिले। और लेकिन फिर भी जो है रक्षा मामला, विदेश मामला और साथ ही साथ जो करेंसी है वहाँ की वो डेनमार्क के द्वारा जो है संचालित की जाती है। अब ग्रीनलैंड की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो प्रारंभिक बसावट तो हमने सब देखा कि यहाँ पे 2500 ईस्वी पूर्व में जो है इन्यूट नाम की समुदाय जो है ये 2500 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे आकर के बसी और 10वीं शताब्दी में जो है नॉर्स वाइकिंग्स जो है यहाँ पर पहुंचे थे। डेनमार्क के नियंत्रण की अगर हम बात करें कि कब से ग्रीनलैंड के ऊपर में डेनमार्क का नियंत्रण है, तो 1721 में जो है डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर औपचारिक अधिकार जो है स्थापित किया और 1814 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ कैल के बाद जो है ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का हिस्सा के पास में ही है और उसके अधीन है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय की अगर हम बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से जो है यहाँ पे सैन्य उपस्थिति बनाई और शीत युद्ध के दौरान जो है ग्रीनलैंड जो है यूएसएसआर और सोवियत यूनियन के बीच जो है काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र के रूप में रहा और अमेरिका रक्षा विभाग जो है यहाँ पे 1951 से जो है ग्रीनलैंड में इसके जो उत्तर पश्चिम हिस्से हैं यहाँ पे पिटफिक स्पेस बेस जो है संचालित करता है, जिसका नाम है पिटफिक। ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका नाम है पिटफिक। तो ये एयरबेस के बारे में पूछा जा सकता है कि ये एयरबेस कहाँ पे है, तो ये एक्चुअली ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम भाग में है, जिसका संचालन अमेरिका के द्वारा किया जाता है 1951 से। यहाँ से नाटो के लिए जो है मिसाइल चेतावनी, मिसाइल डिफेंस, स्पेस सर्विलांस ऑपरेशन जो है किए जाते हैं और शीत युद्ध के समय जो है ग्रीनलैंड जो है यूएस और सोवियत यूनियन के बीच जो है विवाद के मुख्य केंद्र रहे। जैसे क्यूबा भी एक जो है प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र बना, वैसे ग्रीनलैंड भी जो है बना हुआ था शीत युद्ध के दौरान। अब विवाद के अगर हम मुख्य कारणों को अगर हम देखें तो क्यों ग्रीनलैंड के ऊपर में चीन चाहता है कि उसका नेतृत्व रहे, उनका प्रभुत्व रहे, रूस चाहता है कि उसका प्रभुत्व रहे, अमेरिका चाहता है उसका प्रभुत्व रहे। तो ऐसा क्या है कि डेनमार्क जो असल जो वहाँ के समुदाय के लोग हैं, जो उनकी मांग है कि वो पूर्ण स्वतंत्र रहे, वो ये भी नहीं चाहते कि डेनमार्क जो है उनके ऊपर में जो है अधीनता रखे। लेकिन फिर भी उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए भी अगर हम देखें तो डेनमार्क के अधीन भी अगर वह पूर्ण रूप से डेनमार्क के अधीन तो नहीं है ग्रीनलैंड, लेकिन परंतु फिर भी अगर हम देखें कि ऐसे देश के जो महत्वपूर्ण जो महाशक्तिशाली देश है विश्व में, वो क्यों ग्रीनलैंड को लेकर के प्रतिस्पर्धात्मक होड़ में शामिल है, तो इसका जो मुख्य वजह बताया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन और
रणनीतिक महत्व बताया जाता है, जिस चीज को लेकर के ग्रीनलैंड के पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ चीन और रसिया भी जो है उसमें बराबर जो है इंटरेस्ट दिखाता है। इसका प्राकृतिक संसाधन के मामले में माना जाता है कि ग्रीनलैंड जो है विश्व के किसी भी हिस्से से सर्वाधिक प्रचुरतम मात्रा में जो है प्राकृतिक संसाधन जो है अपने पास में रखा हुआ है। तो ग्रीनलैंड में जो है तेल, प्राकृतिक गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, इन सब की मौजूदगी जो है प्रचुर मात्रा में बताई जाती है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है कि अगर किसी भी देश के पास में इस प्रकार के संसाधन है सर्वोत्तम मात्रा में, तो वो देश जो है वर्तमान समय में शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आ सकता है। अगर हम रणनीतिक महत्व की बात करें तो यहाँ पे जो है आर्कटिक क्षेत्र जो है स्थित है, नई समुद्री मार्ग के लिए जो है महत्वपूर्ण बताया जाता है। और साथ ही साथ अमेरिका, रूस और चीन की जो है रुचि इसमें हमेशा से रही है। तो ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परंतु जो सर्वाधिक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ग्रीनलैंड की जो प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वही ग्रीनलैंड के विवाद को लेकर के जो है मुख्य वजह है। अमेरिका और ग्रीनलैंड की विवाद की अगर हम बात करें तो अमेरिका के द्वारा कई बार जो है मनसा जाहिर किया जा चुका है और मसौदे दिया जा चुका है 1867 में, 1946 में और 2019 में जो है अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने का जो है विचार रखा था। परंतु 2019 के जो अभी हाल फिलहाल के जो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव थे इसको डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया गया था। और वर्तमान समय में भी जो स्टेटमेंट राष्ट्रपति ट्रंप का आया उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने आलोचना किया है राष्ट्रपति ट्रंप की बयान को। अब अगर हम इसमें चीन की भूमिका देखें तो चीन जो है ग्रीनलैंड में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो माइनिंग प्रोजेक्ट में जो है रुचि दिखा रहा है। और साथ ही साथ जो है चीन का मानना है कि ये पोलर सिल्क रूट का जो है हिस्सा है। अगर अगर हम इस टॉपिक के निष्कर्ष को देखें तो ग्रीनलैंड का विवाद जो है केवल भूमि और राजनीतिक नहीं है बल्कि भविष्य के संसाधन, पर्यावरण और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। आने वाले दशक में यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण केंद्र जो है बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों वर्तमान समय में वेनेजुएला के ऊपर में सैन्य कार्रवाई के बाद से जो है मुनरो सिद्धांत भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एक नजर हम मुनरो सिद्धांत के ऊपर में डालते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जब भी यूरोप की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे मुंडो सिद्धांत की बात की जाती है। वर्तमान समय में भी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि मैं तो मुंडो डॉक्ट्रिन जो है उसी चीज को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी सिद्धांत के आधार पे जो है मैं कार्य कर रहा हूँ, ताकि उनका ये मानना है कि यूरोपीय देश तो उनके मामले में हस्तक्षेप न करे। तो एक्चुअली ये क्या डॉक्ट्रिन था, इन चीजों को हम देखते हैं। तो मुंडो सिद्धांत जो है 1823 में अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स मुनरो द्वारा जो है घोषित एक विदेश नीति का सिद्धांत था। और इसका जो है दो मुख्य प्रावधान था। एक तो ये था कि यूरोप की शक्तियां अब अमेरिका महाद्वीप में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और न ही नए उपनिवेश बनाएगी अमेरिकी महाद्वीप में। ये जो है यूरोप देश के मध्य और अमेरिका के मध्य जो है सहमति बनी थी। साथ ही साथ जो है इसमें यह भी कहा गया था कि जो अमेरिका है वो यूरोपीय देशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस बात की घोषणा जो है ये मुंडो डॉक्ट्रिन में किया गया था। इसीलिए ट्रंप जो है बार बार जब भी यूरोप की बात आती है तो इस डॉक्ट्रिन की जो है बात करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस प्रकार से ये राजनीति जो है करवट लेती है और जो ट्रंप है वो किस प्रकार की कार्रवाई हो सकता है वो ग्रीनलैंड पे करते हैं या फिर क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान समय में उन्होंने क्यूबा को लेकर के, ईरान को लेकर के, भारत को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, वेनेजुएला को लेकर के और कोलंबिया को लेकर के जो बयान दिए हैं वो काफी बेहद ही चौंकाने वाले बयान थे। तो दोस्तों ये खबर की समाप्ति यहीं पे होती है और एक महत्वपूर्ण खबर हम आज के न्यूज नोट्स के तहत देखेंगे जो है भारत से संबंधित और ये एक्चुअली प्रदूषण से संबंधित है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देश की सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक नई दिल्ली जो है देश की राजधानी भी है और दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। तो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के जो सटे हुए राज्य हैं और साथ ही साथ जो दिल्ली की जो फैक्ट्रियां हैं उन सबको केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि वायु प्रदूषण एवं पर्यावरण मंत्री एवं वन मंत्री जो
भूपेंद्र यादव है उनके द्वारा महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। तो आइए इन्हीं से संबंधित चीज़ों को हम देखते हैं। इस दिशा निर्देश में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ओसीएमएस की बात की गई है, ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। तो आइए हम समझते हैं कि ये क्या होता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है और ये क्यों किसी देश के लिए महत्वपूर्ण है और प्रदूषण को रोकने के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो है अब तक जो है OCEMS नहीं लगाने वाले दिल्ली एनसीआर के उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया पर जो है सख्त रुख जो है अपनाया है। दिल्ली एनसीआर के सटे हुए राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को भी जो है इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पे जो इंडस्ट्री चल रही है उनको इस प्रकार के सिस्टम जो है लगाने का निर्देश वहाँ की सरकार के द्वारा दिया जाए। साथ ही साथ जो है अब हम देखते हैं कि OCEMS क्या है। यह एक प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी तकनीक है जिसका उद्योगों से निकलने वाले जो जल प्रदूषकों एवं जो रियल टाइम मापने के लिए जो है इसका प्रयोग जो है किया जाता है। इसका जो उपयोग है किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो उद्योगों से निकलने वाले जो वायु और जल प्रदूषक है, यानी जो हवा को पोल्यूट करता है और जो वाटर को पोल्यूट करता है, इन चीज़ों को मापने के लिए रियल टाइम जो है इसका जो है माप जो है इस चीज़ से किया जाता है, इस तकनीक के माध्यम से किया जाता है। OCEMS की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके के प्रदूषक को मापता है, एक तो वायु प्रदूषक और एक जो है जल प्रदूषक। अगर हम वायु प्रदूषक के तत्व को अगर हम देखें जिसकी मापन की जाती है इसके तहत, वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NOx नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM2.5 एंड PM10 जो पर्टिकुलेट मैटर है, PM का फुल फॉर्म। अगर कार्बन मोनोक्साइड हो गया, और जो है अगर हम जल प्रदूषक की बात करें तो pH लेवल की मॉनिटरिंग की जाती है। BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात होती है, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो है बात की जाती है। अगर हम OCEMS से निकलने वाली डाटा के बारे में बात करें तो ये डाटा जो है दो प्रकार की डाटा जो है प्रदान की जाती है। एक CPCB कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डाटा जाता है इसके द्वारा, और SPCB स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। यानी ये तकनीक अगर किसी उद्योग में किसी फैक्ट्री में अगर लगाया जाता है तो उसके द्वारा जो प्रदूषक निकलता है वो जो है दो जगह इसका डाटा पहुंचेगा, CPCB के पास में और SPCB के पास में। इससे क्या होगा, ये क्यों जरूरी है, आइए इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो इससे रियल टाइम जो है निगरानी की जा सकती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, फर्जी रिपोर्टिंग पर रोक लगेगा। यानी कि कोई इंडस्ट्री का मालिक जो है फर्जी रिपोर्ट नहीं दे पाएगा इस चीज़ को लेकर के कि हमने इस प्रकार के प्रदूषण नहीं फैलाए हैं या फिर हमने इतना ही प्रदूषक जो है हमारे यहाँ से उत्सर्जित हुआ है। तो पर्यावरण कानून का जो है पालन हो पाएगा इससे, जो है इन्वायरमेंटल जो कानून है उस चीज़ों की जो है पालन होगी, और साथ ही साथ जो है इससे क्या होगा, तो प्रदूषण पे जो है कंट्रोल जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये तकनीक जो है महत्वपूर्ण माना गया है और ये वर्तमान समय में केंद्र सरकार इस चीज़ को लेकर के सख्त है ताकि प्रदूषण के ऊपर में कंट्रोल किया जाए। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण खबर को देखा और दोनों ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगी और आपके लिए मैं और अधिक से अधिक न्यूज़ लेकर के आऊँगा। और दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ उन्हीं न्यूज़ का एनालिसिस करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी न्यूज़ आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे।